Hello students, welcome to this psychology practical class and today we will discuss about the SAS. So let's start the class. सबसे पहले हम बात करेंगे कि what is the SAS. जो आप यहाँ पर SAS देख रहे हैं वह क्या है. SAS is a short form of Sodhi Attitude Scale. क्योंकि यह स्केल डॉक्टर टी.एस. सोढी के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इनके नाम पर ही इसे हम सोढी एटीट्यूड स्केल के नाम से जानते हैं। और इस एटीट्यूड स्केल के द्वारा हम किसी पर्सन के लाइफ से रिलेटेड उसकी लाइफ में कुछ एरियाज़ को लेंगे, 5 एरियाज़ को लेंगे और उन 5 एरियाज़ के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है उसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चनर के द्वारा हम सभी अपने एटीट्यूड के बारे में जान सकते हैं। आप अगर आपके पास आंसर शीट नहीं है जो अभी आपके आगे दिखाई देगी, तो आप क्या करें, आप एक सिंपल पेपर पे अपने रिस्पांस को नोट कर लीजिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे हाँ है या नहीं है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अलग अलग पार्ट्स, जो 5 पार्ट्स हैं सभी के रिस्पांस ऐसे ही नोट कर लेंगे। और फिर जब हम स्कोरिंग करेंगे तो वहाँ से आप अपने रिस्पांस के आधार पर अपना स्कोर निकाल लेंगे और फिर आगे की चीज़ें आपको आगे वीडियो में बताई जाएंगी, उसके अनुसार आपका एटीट्यूड निकल कर आ जाएगा पर या उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो वह 5 एरियाज है एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर एंड पेरेंट्स। पहला है ये, मतलब जिस व्यक्ति पर आप ये परीक्षण कर रहे हैं उस पर्सन का अपने पेरेंट्स और अपने टीचर के प्रति क्या एटीट्यूड है, वह अपने पेरेंट्स और टीचर के प्रति क्या सोच रखता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो इसके द्वारा पता चलेगा। एक बात और, आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखा हो कि एटीट्यूड होता क्या है तो उसको पहले देखें, क्योंकि वो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल में इंट्रोडक्शन में भी लिखनी है। और जब तक उन चीज़ों को समझेंगे नहीं आप कि एटीट्यूड है क्या, एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, तब तक आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इससे बेटर यह है कि पहले आप उस वीडियो को देखें, देन यहाँ पर आए और फिर इस प्रैक्टिकल वीडियो को देखें और फिर आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा एटीट्यूड का। दूसरा जो एरिया है वह है एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसिप्लिन। मतलब जो पर्सन जिसके ऊपर आप यहाँ परीक्षण कर रहे हैं उसका अनुशासन के प्रति क्या मनोवृत्ति है, उसकी जो मनोवृत्ति है वह अनुशासन के प्रति पॉजिटिव है या निगेटिव है। थर्ड है एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। उसका जीवन के प्रति और मानवता के प्रति क्या मनोवृत्ति है, वह क्या एटीट्यूड रखता है। फोर्थ एटीट्यूड टुवर्ड कंट्री, वह जिस देश में रह रहा है उस देश के प्रति उसकी क्या मनोवृत्ति है। और लास्ट है एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, मतलब उसका धर्म के प्रति क्या एटीट्यूड है, उसकी जो मनोवृत्ति है वह धर्म के प्रति क्या है। तो ये 5 एरियाज़ हैं जिनके बारे में हमें इस एटीट्यूड स्केल के द्वारा जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आंसर शीट है जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स करना है, या इसीलिए इसको रिस्पॉन्स शीट भी कहते हैं। आप पहले यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, डेट, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर आपका जो भी है, स्कूल, स्थान, और इसके साथ साथ अर्बन है या रूरल है, और किस क्लास में आप पढ़ते हैं उसको भी यहाँ पर आप सब लिख देंगे। देन आपके जो 5 एरियाज़ हैं, जो आपके 5 एरियाज़ अभी बताए गए, उन 5 एरियाज़ में आपका जो स्कोर आ रहा है
उस स्कोर को भी आप यहाँ पर लिख देंगे। पार्ट 1 का स्कोर, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और फिर उसका PR क्या आ रहा है, परसेंटाइल क्या आ रहा है, इसके साथ साथ उसका लेवल क्या आया, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप लिखेंगे जब आप स्कोरिंग करेंगे। लास्ट में एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि यह क्वेश्चनर या जो स्केल है वह बनाया गया है डॉक्टर TS सोडी के द्वारा, और इसका प्रकाशन किया गया है नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा के द्वारा। और यहाँ पर इस प्रैक्टिकल में इसका यूज़ मात्र मनोविज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एटीट्यूड स्किल के बारे में जानकारी देना है। तो ये आपके आंसर शीट का फ्रंट पेज है जहाँ पर आप डिटेल्स फिल करेंगे, और ये है उसका बैक साइड पेज जहाँ पर आपका रिस्पॉन्स शीट दिया हुआ है, जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स करने हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यस, देन, नो, और बीच में है क्वेश्चन मार्क। यानी आपको डाउट है कि यस होगा या नो होगा, तो फिर अगर डाउट वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। बट कोशिश यही करेंगे आप सभी कि कम से कम क्वेश्चन मार्क पर टिक करें, कोशिश ये करें कि हाँ और ना में ही आंसर दें। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चनर पर, जो मापनी है उस पर आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ। इनको आप फिर से एक बार पढ़ लेंगे, और देन उसके बाद आगे जो 5 एरियाज़ हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स कहाँ पर करना है, आपको यहाँ पर एक आंसर शीट दिखाई दे रही है जो कि आप पहले भी देखे थे अभी, और एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और फिर आपको आंसर शीट में जिस एरिया का क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है वहाँ पर आपको हाँ, नहीं या अनिश्चित है तो क्वेश्चन मार्क पर टिक करना है, गोला करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ से इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अपने अध्यापकों का बहुत सम्मान करता हूँ और उनके प्रति उनकी अनुपस्थिति में भी बातचीत करते समय सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करता हूँ। अगर आप इससे सहमत हैं कि आप अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जब टीचर्स क्लास में नहीं रहते हैं या आप अपने घर में हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तब भी अगर उस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो एक रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उनका सम्मानपूर्वक नाम ले रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप हाँ पर टिक करेंगे, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप नहीं पर टिक करेंगे, और आपको पता ही नहीं है, अगर आप डाउट पे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क पर गोला करेंगे। नेक्स्ट, वह दिन चले गए जब अध्यापकों को गुरु कहा जाता था, अब तो वह केवल धन उपार्जन का ही मुख्य उद्देश्य रखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आज के टीचर्स हैं वो सिर्फ पैसे के लिए ही टीचिंग कर रहे हैं, पैसा ही उनका मुख्य उद्देश्य है, तो आप हाँ पर टिक करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, आज भी ऐसे टीचर हैं, ऐसे गुरु लोग हैं जो पैसे को नहीं बल्कि विद्या देने को, दूसरों को ज्ञान देने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप नहीं पर टिक करेंगे। आप कंफर्म नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को करना है। अब हम 5-5 का गैप करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अध्यापकों की अपनी कमजोरियों और कमियों के कारण विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी है। आपको ऐसा लगता है कि टीचर्स के अंदर ये कमी है, और टीचर्स की कमी और कमजोरी के कारण ही विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में अनुशासन से नहीं बैठते या अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो नहीं पर, और आप कन्फर्म भी नहीं है तो आप अनिश्चित पर टिक करेंगे।
देन क्वेश्चन नंबर 10, माता पिता यदि कभी अविवेकपूर्ण हो जाए तो भी उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे अगर कई बार पेरेंट्स, आपको लगता है कि आपके ऊपर बेकार में गुस्सा हो रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी गुस्सा हो रहे हैं, आपको मार रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हैं? और क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स का सम्मान उस कंडीशन में भी करना चाहिए? अगर हाँ, तो आप यस पर टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत है, तो आप नहीं पर टिक करेंगे। और अगर आप कंफर्म नहीं है तो क्वेश्चन मार्क पर। देन अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। यदि पुलिस का सिपाही असावधान हो तो आवागमन के नियमों का उल्लंघन करने में आनंद आता है। जब कभी आप बाइक पर जाते हैं और अगर जो ट्रैफिक पुलिस है वो आप पर नहीं ध्यान देता है, तो क्या आप जो रूल्स हैं उनको तोड़ने में मज़ा आता है आपको? कि अभी रेड लाइट जल रही है और फिर भी आपने क्या किया, रोड क्रॉस कर लिया। अगर ऐसा करने में आपको आनंद आता है तो आप यस पर टिक करेंगे, नहीं आता है आनंद तो नहीं पर। क्वेश्चन नंबर 5, सभी नियमों का पालन निर्विवाद रूप से करना चाहिए, भले ही वह निरर्थक क्यों ना जान पड़ते हों। मतलब अगर समाज में कोई नियम है तो उस नियम को आपको लगता है कि फॉलो करना चाहिए, चाहे वह नियम बेकार हो या उससे किसी का बुरा हो रहा हो, उससे किसी को हानि पहुंच रही हो, फिर भी समाज का नियम है तो हमें फॉलो करना चाहिए। क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यस पर टिक करेंगे, नहीं सोचते हैं तो नहीं पर टिक करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत, तो आप क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हमें स्थानीय मूल्यों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु जैसा देश वैसा वेश को मानना चाहिए। जो आपकी सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं या जो आपको वैल्यूज़ सिखाए गए हैं, आपको उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए या उनकी चिंता ना करके आप जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हाँ पर टिक करेंगे, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे, और आप कंफर्म नहीं है तो क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1, असफलताओं और निराशाओं के होते हुए भी हमें खुश रहना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जो असफलताएं हैं वो लाइफ का एक पार्ट है और असफलता मिलने के बाद भी हमें खुश रहना चाहिए, तो आप एस की तरफ जाएंगे, एस पर टिक करेंगे। आपको लगता है कि नहीं, असफलता मिल गई अब तो बहुत बुरा हो गया और आप दुखी हो जाते हैं, तो आप नहीं पर टिक करेंगे। कंफर्म नहीं है तो क्वेश्चन मार्क पर। देन क्वेश्चन नंबर 5, मैं बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा तथा कल्याण का भार पसंद नहीं करता। जैसे आपको ये बर्डन लगता है कि आपको कोई दे दे कि ये बच्चा है, इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए संभाल लो, या ये घर में दादाजी हैं इनका तुम्हें केयर करना है, तो जैसे ही आपको ये काम दिया जाता है तो आपको एक बोझ सा लगने लगता है, एक बर्डन सा लगने लगता है। अगर हाँ, तो आप यस पर टिक करेंगे। नहीं, आपको अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, दादाजी की हेल्प करना या छोटे बच्चों की हेल्प करना, तो आप नहीं पर टिक करेंगे। आप कंफर्म ही नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैं यहाँ पर बताने के लिए 5-5 का गैप कर रहा हूँ, बट आप देखें कि आप कहीं फिल करते टाइम 5-5 का गैप ना कर दें, आपको सभी आइटम्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर लेना मेरे लिए बड़ा ही कठिन है। मतलब आपको लगता है कि आपकी गलती है और फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका ईगो बीच में आ जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप मानते हैं कि आपकी गलती है लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर भी आप दूसरे पर्सन को सॉरी नहीं बोलते हैं? अगर ऐसा आपके साथ है तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो आप सामने वाले पर्सन को सॉरी बोल देते हैं, तो आप नहीं पर टिक करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन मार्क,
समझ गए हैं आप अब तक। क्वेश्चन नंबर 15, सेवा के बहाने लोग दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि कुछ लोग हेल्प करने के बहाने, सर्विस देने के बहाने आपके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, और जिससे आपको लॉस होता है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप यस पर टिक करेंगे, ऐसा नहीं लगता है तो नो पर, डाउटफुल है तो क्वेश्चन मार्क पर। अब हम आ गए हैं एरिया नंबर 4 पर, ये पार्ट 4 पर आ गए हैं। हमें विश्व बंधुत्व में विश्वास करना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सब आपके भाई हैं, सब आपके भाई बहन हैं, और सब मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा अगर लगता है तो आप यस पर टिक करेंगे। ऐसा नहीं लगता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। और अगर आज तक आप कंफर्म ही नहीं हो पाए हैं तो अभी भी कंफर्म ही ना रहिए और क्वेश्चन मार्क पर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि मैं प्रगतिशील देश में पैदा होता तो अधिक अच्छा था। मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि आप डेवलप्ड कंट्री में पैदा होते, जैसे अमेरिका हुआ या इंग्लैंड हुआ? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यस पर टिक करेंगे, नहीं लगता है तो नो पर टिक करेंगे, और अगर आप कंफर्म नहीं है तो अनिश्चित पर यानी क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुझे भारतीय कहलाने में शर्म आती है। अगर आप इस कथन से, इस आइटम से एग्री करते हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, नहीं एग्री करते हैं तो आप नो पर टिक करेंगे, और कंफर्म नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। भगवान की प्रीति से मन और हृदय को शांति मिलती है। मतलब जो भी आपके गॉड हैं, जो भी आपके भगवान हैं, या जिनको भी आप मानते हैं, वो चाहे ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, या जीसस हैं, या जिस भी आप धर्म से जुड़े हैं, उसके जो भी आपके गॉड हैं, जो भी आपके भगवान हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनसे नाता रखने से, उनसे संबंध रखने से मन में एक शांति रहती है, तो आप यस पर टिक करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी असफलताओं के लिए भगवान को दोषी ठहराना ठीक नहीं। इस कथन से आप एग्री करते हैं तो हाँ पर, नहीं एग्री करते हैं तो नहीं पर, और कंफर्म ही नहीं है तो क्वेश्चन मार्क पर। क्वेश्चन नंबर 10, भाव, भक्ति और शुभ कार्यों से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मोक्ष का मतलब है कि जो जीवन और मरण का जो एक बंधन है, एक साइकिल है, उससे बाहर निकल आना, कि आपको फिर दोबारा पैदा ही ना होना पड़े इस धरती पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि शुभ कार्य करने से, ईश्वर के प्रति आस्था रखने से, उनके प्रति सच्चे दिल से जो एक भाव निकल कर आता है, अगर हम वो रखते हैं, ये सभी चीज़ें करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन सभी चीज़ों को करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हाँ पर टिक करेंगे, आपका ऐसा नहीं लगता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे, आप कन्फर्म नहीं है तो आप अनिश्चित पर टिक करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, धर्म उपदेशक संत पुरुष होते हैं। आपको लगता है कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म से संबंधित उपदेश दे रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति है और वह धर्म से संबंधित उपदेश दे रहा है, तो क्या मात्र उसके उपदेश देने से ही वह संत पुरुष की कैटेगरी में आ जाता है? क्या आप उसे संत मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप हाँ पर टिक करेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो आप नहीं पर टिक करेंगे, आपको पता ही नहीं है तो आप नॉट कन्फर्म यानी क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सत्कर्मों के सहारे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम सत्कर्म करेंगे, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या कहीं हमें हेवन की प्राप्ति होगी, या अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो हमें जन्नत की प्राप्ति होगी।
तो क्या आपको लगता है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग, जन्नत या हेवन की प्राप्ति होगी? अगर ऐसा लगता है तो आप हाँ पर टिक करेंगे, नहीं लगता है तो नहीं पर, और आप अगर कंफर्म नहीं है तो नॉट कंफर्म यानी क्वेश्चन मार्क पर टिक करेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आयर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट फिल हो गया। अब हम आते हैं इसकी स्कोरिंग पर। तो क्वेश्चन आयर फिल हो गया और अब हम आ गए स्कोरिंग शीट पर। यहाँ से आप देखेंगे कि स्कोरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया 1 की। तो जैसे यहाँ पर आपको ये आंसर शीट दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपने अगर पहला जो एरिया है, एरिया 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर आपने यस पर टिक किया है तो आप क्या करेंगे, +1 देंगे। आप यहाँ पर देखें, स्कोरिंग शीट में देखें +1 दिया हुआ है। और अगर आपने यहाँ पर नो पर टिक किया है तो आप मारेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन मार्क पर टिक किया था तो आप 0 नंबर देंगे। ऐसे ही फिर दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर अगर आपने यस पर टिक किया है तो आप -1, अगर नो पर टिक किया है तो +1, और ऐसे ही फिर आप एरिया 1 की स्कोरिंग कर लेंगे, एरिया 2 की स्कोरिंग कर लेंगे, और पांचों एरियाज़ का आप ऐसे ही स्कोरिंग कर लेंगे। अब स्कोरिंग आपने कर लिया, नंबर आपने दे दिया, लेकिन नंबर देने के बाद अब एरिया वाइज आपको अलग अलग उनको ऐड भी करना है, टोटल स्कोर को आपको ऐड करना है। और यह होगा जो पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन आया था इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का, उसकी तरह जो आपने फर्स्ट ईयर में किया था कि आपने प्लस स्कोर को एक जगह नोट कर लिया और जितने भी माइनस स्कोर आए उनको एक जगह नोट कर लिया एरिया वाइज। जैसे एरिया 1 में आपका प्लस स्कोर आ गया, मान लीजिए +7, और माइनस का स्कोर है -5। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आप प्लस माइनस की जोड़ घटाने में मत पड़े। आपको बस इतना करना है कि आप जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, और बड़ी वाली संख्या के सामने जो भी निशान लगा हुआ है, अगर वहाँ प्लस का निशान है तो जो भी घटाने के बाद आया वहाँ पर आप प्लस का निशान लगा देंगे। अगर जो बड़ी संख्या है उसके सामने माइनस का निशान लगा है तो जो भी आपका रिजल्ट आया वहाँ पर आप माइनस का निशान लगा देंगे। इसको एक अन्य एग्जांपल से भी समझते हैं कि मान लीजिए आप जो एरिया 3 है, तीसरे एरिया का आप स्कोरिंग कर रहे हैं और उसमें माइनस स्कोर आते हैं 15, -15, और प्लस आते हैं 4। तो आप क्या करेंगे, 15 में से 4 को घटा देंगे, 15 में से 4 को घटा देंगे, और जिसके सामने जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो भी निशान है उसको आप जो रिजल्ट आया उसके सामने लिख देंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी थी, 15, 15 के सामने निशान था माइनस का, तो आप क्या करेंगे, 15 में से जब 4 को माइनस किया आपने तो कितना आ गया, आया 11। अब 11 आया तो 11 के सामने निशान कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि 15 के सामने भी निशान माइनस का था। ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही आप पांचों एरियाज का स्कोरिंग करके उनको ऐड करके लिख लेंगे। अब जैसे आपने स्कोरिंग करके यहाँ सभी पार्ट के नीचे लिख दिया, स्कोर 1 2 3 4 5 सब में आपने स्कोर लिख दिया। अब हमें चाहिए PR यानी परसेंटाइल हमें चाहिए, और अलग अलग पार्ट का हम अलग अलग परसेंटाइल लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट 1 के चार्ट पर। पार्ट 1 का चार्ट किसका था, एटीट्यूड टुवार्ड्स टीचर एंड पेरेंट्स, यानी हमारा जो हमारे पेरेंट्स और जो हमारी टीचर्स हैं उनके प्रति क्या एटीट्यूड है उसके बारे में जानने के लिए हमें चलना है पार्ट 1 के चार्ट पर। आप सभी हो सकता है परेशान हो रहे हो कि इतना लंबा प्रोसेस है, कैसे करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप मेरे साथ साथ जो भी स्टेप है उनको फॉलो करते चलिए और कंप्लीट चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको बस इतना करना है कि जो भी आपका पार्ट 1 का स्कोर आया, पार्ट 1 का स्कोर मान लीजिए आपका 4 5 6 कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए हम मानते हैं कि 5 आया, पार्ट 1 का स्कोर 5 आ गया। अब 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, बॉयज़ का अलग है और गर्ल्स का अलग है। तो जो बॉयज़ हैं वो 5 के सामने देखेंगे +5 अगर है तो +5 के सामने वो
बॉयज़ वाले कॉलम में देखेंगे, टोटल वाला कॉलम में नहीं देखना है, सिर्फ बॉयज़ वाले कॉलम में देखेंगे। बॉयज़ वाले कॉलम में उनका देखिए P56 आ रहा है, P56 आ रहा है। तो जो बॉयज़ हैं वो PR जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर वो लिख लेंगे P56। इसी प्रकार जो गर्ल्स हैं वो भी अपना स्कोर देखेंगी, जितना उनका स्कोर आया, मान लीजिए उनका भी स्कोर आता है, मान लीजिए 3 आता है उनका स्कोर, +3 आता है, तो वो क्या करेंगी, वो जो गर्ल्स का कॉलम है वो गर्ल्स के कॉलम में जाएंगी और +3 के सामने जो भी उनका परसेंटाइल रैंक आ रहा है, PR यानी परसेंटाइल रैंक जो भी आ रहा है उसको वो वहाँ पर लिख लेंगी। जैसे बॉयज़ का लिखा गया +5 P56, तो उनका कितना आएगा, मान लीजिए अगर +3 है तो उनका आएगा P37, तो वो P37 लिख लेंगे वहाँ पर। और इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट का स्कोरिंग करके उसका परसेंटाइल यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि जैसे ऊपर जो स्टार्टिंग किया गया वो तो -4 से ही किया गया है, चार्ट में देखें तो -4 से ही स्टार्टिंग किया गया है, और प्लस में देखें तो +12 तक गया है। तो अगर -5, 6, 7 या 10 आता है तो फिर हम उसका परसेंटाइल क्या लिखेंगे। तो अगर 4 के ऊपर कुछ भी आ रहा है, जैसे -4 के ऊपर -5, 6, 7 या -10 तक भी आ रहा है, तो उसका परसेंटाइल आप 0 ही लिखेंगे। जैसे बॉयज़ लिखेंगे P0 और गर्ल्स लिखेंगे P1। इसी प्रकार आगे के भी चार्ट्स में भी ऐसे ही है, वहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर सेकेंड पार्ट का भी परसेंटाइल निकालेंगे, परसेंटाइल रैंक निकालेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर किया था। उसमें आप अपना स्कोर देखेंगे, स्कोर के सामने क्या परसेंटाइल आ रहा है उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़की है और इसका स्कोर आया है -4। अब -4 आ गया तो आप गर्ल्स वाले कॉलम में जाएंगे और -4 वाली रो में देखेंगे। तो -4 की रो में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका जो परसेंटाइल निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है P3। तो आप उस पर स्कोर लिखेंगे, -4 आपने स्कोर लिख दिया जो भी आपका स्कोर आया। जैसे यहाँ पर स्कोर आया -4, तो -4 लिखा गया और परसेंटाइल में लिख दिया गया P3। इसी प्रकार जो बचे हुए चार्ट्स हैं मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप वहाँ से देखकर अपनी स्कोरिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं सभी पार्ट्स का स्कोर करता चला तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी कई सारे पार्ट्स इसमें बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, यह है पार्ट 3 का चार्ट, इसमें आप देखेंगे और यहाँ से अपना परसेंटाइल जो भी आपका आ रहा है वो आप अपने आंसर शीट के सामने लिख लेंगे। फिर आते हैं हम, देन आपके सामने ये है चार्ट 4, पार्ट 4 का चार्ट है ये। यहाँ से आप पार्ट 4 का जो परसेंटाइल है उसको भी नोट करके लिख लेंगे। और लास्ट में आपका पार्ट 5, ये पार्ट 5 का चार्ट है, यहाँ से आप पार्ट 5 का जो परसेंटाइल है उसको नोट कर लेंगे। अब स्कोरिंग भी हो गई और परसेंटाइल भी मिल गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो भी परसेंटाइल आया उसके आधार पर हम देखेंगे कि उस परीक्षार्थी का या जिस पर भी आप इस परीक्षण को अप्लाई कर रहे हैं उसका एटीट्यूड क्या है इन 5 एरियाज़ में। अब यहाँ पर जो मेन काम है वो है परसेंटाइल रैंक का। अब स्कोर से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आपका परसेंटाइल रैंक जितना आया है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एटीट्यूड कैसा है। जैसे जो यहाँ पर मैंने एक आपको समझाने के लिए एक चार्ट बनाया है, उसमें देखें तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में परसेंटाइल आया है P7। अब आप इस चार्ट में देखें, जो ये आपके राइट साइड में चार्ट दिख रहा है उसमें देखें कि P7 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। जो P7 है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, P10 एंड बिलो, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल। यानी जो भी परीक्षार्थी है, ये तो मैंने वैसे ही लिया है, रफ लिया है, बट अगर मान लीजिए किसी का स्कोर इतना ही आया होगा, P7 ही आया होगा, तो इसका अर्थ यह है कि उसका अपने माता पिता के प्रति और अपने जो टीचर्स हैं, जो गुरुजन हैं उसके प्रति उसकी जो मनोवृत्ति है वो बहुत ही निगेटिव है, वो अनफेवरेबल है। वो उन्हें, अपने माता पिता और अपने गुरुजन दोनों को ही नापसंद करता है। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पर अब सबसे नीचे लेवल ऑब्लिक ग्रेड है, तो आप लेवल में लिख लेंगे, ग्रेड से कोई मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि हमें विवेचना करनी है लेवल के आधार पर। तो आप लेवल में लिखेंगे एक्सट्रीमली अनफेवरेबल, या हिंदी में लिखना चाहे तो लिखेंगे
अत्यधिक नापसंदगी, यहाँ पर आप लेवल में लिख लेंगे और फिर अब हम इसके आधार पर विवेचना करेंगे। और ऐसे ही आप सभी लेवल्स में जो पांचों पार्ट हैं, पांचों पार्ट के जो लेवल हैं उसमें जो भी आपका लेवल निकल के आ रहा है उन सबको यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो इसकी जो विवेचना होगी वो 5 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में आप क्या लिखेंगे, आप विवेचना हेडिंग डालेंगे और फिर नीचे लिखेंगे माता पिता और गुरुजन के प्रति मनोवृत्ति, और उसमें डैश करके लिखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए जो एग्जाम्पल लिया वही स्कोर हम एक्सप्लेन करें तो उसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत प्राप्तांकों और परसेंटाइल रैंक के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी है उसका अपने माता पिता और अपने गुरुजन के प्रति जो मनोवृत्ति है वह एक निगेटिव रूप में है, वह उन्हें नापसंद करता है, या उसकी जो मनोवृत्ति है वह एक नापसंदगी वाली मनोवृत्ति है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में जो परसेंटाइल रैंक आया वो आया P73। अब P73 को हम देखेंगे तो P73 आ रहा है 3rd नंबर वाले रो में, जिसका अर्थ यह हुआ कि अबव एवरेज फेवरेबल। और जो पार्ट 2 है वह किससे संबंधित है, अनुशासन से संबंधित है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो इसका आप फिर से हेडिंग डालेंगे कि अनुशासन के प्रति मनोवृत्ति, और उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत प्राप्तांक और परसेंटाइल रैंक के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी है वह अनुशासन प्रिय है, उसको अनुशासन पसंद है और वह अनुशासनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है। इसी प्रकार हम 3rd पार्ट की बात करें तो 3rd पार्ट संबंधित है जीवन और मानवता के प्रति मनोवृत्ति से, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। और इसका जो परसेंटाइल रैंक आ रहा है वो आ रहा है P11। तो P11 किससे संबंधित है, P11 आपका बिलोंग कर रहा है 6 नंबर वाले रो से, जिसका तात्पर्य है कि हाईली अनफेवरेबल, यानी जो परीक्षार्थी है उसके प्राप्तांकों और परसेंटाइल रैंक के आधार पर यह कह सकते हैं कि उसका जीवन के प्रति और मानवता के प्रति, जैसे दूसरों की हेल्प करना और ये मानना कि समाज में सब कुछ अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं, तो इसके प्रति उसका जो है, उसकी जो विचारधारा है वो निगेटिव है। वह इन विचारधारा या इन विचारों पर विश्वास नहीं करता है। और इस प्रकार अगर आपका स्कोर मान लीजिए पॉजिटिव वे में आ रहा है, जैसे आपका स्कोर आता है अबव एवरेज फेवरेबल, यानी औसत से ऊपर पसंदगी है, जो पसंदगी का स्तर है वह औसत से ऊपर है, तो आप इसका अपोजिट लिखेंगे कि उसकी विचारधारा मानवता के प्रति काफ़ी अच्छी है और जीवन के प्रति काफ़ी अच्छी है, वह समाज में इस बात पर विश्वास करता है कि लोग अच्छे होते हैं, समाज अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 एटीट्यूड टुवर्ड्स कंट्री, देश के प्रति मनोवृत्ति। तो इसमें यहाँ पर स्कोर आ रहा है -2 और परसेंटाइल रैंक है P7। अब P7 कहाँ पर आ रहा है, हम देखें तो ये आ रहा है 7 पॉइंट, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल, यानी अत्यधिक नापसंदगी वाला। तो आप इसमें लिखेंगे, विवेचना में लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे देश के प्रति मनोवृत्ति, और उसमें फिर लिखेंगे कि परसेंटाइल रैंक के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि जो परीक्षार्थी है उसका अपने देश के प्रति मनोवृत्ति अत्यधिक नापसंदगी वाली है, अर्थात वह उस देश में रहना नहीं पसंद करता है और उस देश को ही नहीं पसंद करता है। इस प्रकार आप 1-2 पॉइंट और भी जो आपके दिमाग में आ रहे हों उनको भी आप लिख लेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, धर्म के प्रति मनोवृत्ति। और यहाँ पर स्कोर है P0। अब P0 कहाँ पर आ रहा है, फिर से बिलो P10 एंड बिलो, यानी 7 वाले पॉइंट पर आप देखें तो एक्सट्रीमली अनफेवरेबल, अर्थात उसकी जो धर्म के प्रति जो नज़रिया है वह अत्यधिक नापसंदगी वाला है, वह धर्म को पसंद ही नहीं करता है। तो आप इसमें लिखेंगे हेडिंग डालकर कि प्राप्तांकों और परसेंटाइल रैंक के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परीक्षार्थी
कि जो धर्म के प्रति मनोवृत्ति है वह अत्यधिक नापसंदगी वाली है। इसका अर्थ यह है कि वह धर्म और धर्म से जुड़ी चीज़ों को नापसंद करता है और धर्म में विश्वास नहीं करता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चनायर फिल करना हो गया, स्कोरिंग हो गई, परसेंटाइल रैंक निकालना आपने जाना, और इसके साथ साथ आपने यह देखा कि कैसे इसकी विवेचना या इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को जैसा कि 2 प्रैक्टिकल में आपने किया, जो आपने एंग्जाइटी वाला प्रैक्टिकल और स्ट्रेस वाले प्रैक्टिकल में जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल में आपने सब कुछ लिखा, वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे। आप सबसे पहले अपने कॉपी में फाइल में क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और वहाँ पर फिर परिचय लिखेंगे। परिचय के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है स्टार्टिंग में वीडियो के कि परिचय आप जो एटीट्यूड वाला वीडियो है वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और वो परिचय यहाँ पर पहले लिख देंगे कि कैसे कि एटीट्यूड की परिभाषा क्या है और उसका कैसे निर्माण होता है, कैसे विकास होता है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। उद्देश्य के बाद आप निर्देश लिखेंगे और प्रक्रिया लिखेंगे। इसके साथ साथ परिणाम लिखेंगे जो आपका रिजल्ट आया। फिर उसके बाद आप टेबल बना के इसमें आपके जो एरियाज़ हैं उनको ऐसे ही जैसे आपका यहाँ पर स्क्रीन पर टेबल बना है ऐसे टेबल बना लेंगे और फिर लास्ट में आप इन सब की विवेचना इंटरप्रिटेशन लिख लेंगे। तो कोशिश मैंने पूरी की है कि आप सभी को बहुत आसानी से आसान लैंग्वेज में समझाया जा सके और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।